Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 2. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. Okay, let's start with today's lecture. The topic of today's lecture is History of C++. C++ is a multi-paradigm programming language that supports object-oriented programming created by Bajan Strostrup in 1983 at Bell Labs. C++ is an extension of C programming, and the programs written in C language can run in C++ compiler. अब स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a programming languages that supports more than one programming paradigm. The idea of a multi-paradigm language is to provide a framework in which programmers can work in a variety of styles. इसमें यह बताया जा रहा है कि C++ जो है वो मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रही है। और ये आइडिया सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? दैट वाज बजान स्ट्रोस्ट्रप 1983 के अंदर बेल लैब्स, ये वो जगह थी जहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। ठीक है, अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम based on the concept of objects which can contain data and code, data in the form of fields and code in the form of procedures. सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि C++ लैंग्वेज जो है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी C++ प्रोग्रामिंग से पहले जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हमने फीचर्स को इन्हांस किया तो एक एडवांस वर्जन जो हमारे पास आया उसको हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम दिया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो आप सी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, हम उसको सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उन प्रोग्राम्स को वहां पे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एडवांटेज आ गया है कि अगर आपके पास C++ कंपाइलर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है और कोई भी आपको C का कोड देता है कि आप इसको मुझे कंपाइल करके रन करके दिखाएं, तो इजीली आप उस कंपाइलर के ऊपर उस कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डज C एंड C++ यूज द सेम कंपाइलर। तो इसका आंसर है नो। C एंड C++ आर नॉट द सेम, दे आर टू सेपरेट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं सेम कंपाइलर यूज नहीं कर सकती, लेकिन हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि C का जो कोड है वो आप C++ कंपाइलर के अंदर रन कर सकते हैं, लेकिन C++ का जो कोड है वो आप C कंपाइलर के अंदर रन नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि देखें C++ आपका एडवांस वर्जन है, तो जो पिछली चीज़ें होती हैं आप एडवांस वर्जन के अंदर आप उन्हें रन कर सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं आप उनको पुराने वर्जन्स के अंदर रन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ये अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती, ये फीचर्स नहीं होते। Second point is the development of C++ actually began 4 years before its release in 1979. C++ की डेवलपमेंट में यहाँ बताया जा रहा है कि रिलीज होने से पहले उसे कितना टाइम पीरियड लगा है? 4 इयर्स का टाइम पीरियड लगा। यानी C++ के ऊपर जिन साइंटिस्ट ने काम किया, जिन प्रोग्रामर्स ने काम किया,
उन्होंने जो अपना काम है वो 1979 के अंदर स्टार्ट किया और C++ का जो पहला वर्जन रिलीज हुआ वो 1983 के अंदर रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये टोटल टाइम पीरियड जो है वो आपका 4 इयर्स का टाइम पीरियड बनता है। It didn't start with the name C++. Its first name was C with classes. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि C++ लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुई तो क्या स्टार्ट में ही उसका नाम C++ था, तो आपने ये बताना है कि स्टार्ट में उसका नाम C++ नहीं था, बल्कि स्टार्ट में जब ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, जब ये लैंग्वेज बन रही थी, डेवलप की जा रही थी, तो इसका नाम जो था वो था C with classes। ठीक है, तो स्टार्ट में हम लोग इसे क्या बुलाते थे? C with classes। In the late part of 1983, C with classes was first used for AT&T's internal programming needs। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि 1983 के अंदर AT&T जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी अपनी एक इंटरनल प्रोग्रामिंग नीड्स थी। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ये जो वर्क है हम इस प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो C विद क्लासेस थी वो जो ऑर्गेनाइजेशन AT&T थी उसकी इंटरनल प्रोग्रामिंग नीड्स के लिए यूज़ की गई। इट्स नेम वाज चेंज टू C++ लेटर इन द सेम ईयर। ठीक है, 1983 के एंड पे इसका नाम जो है C विद क्लासेस की जगह क्या रख दिया गया? C++ लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि स्टार्ट में जब इसका नाम था वो C विद क्लासेस के नेम से पुकारा जाता था। फिर 1983 के अंदर इसका फर्स्ट रिलीज आया, उस वक्त भी हम लोग इसे C विद क्लासेस ही कहते थे, लेकिन 1983 का जो ईयर जब एंड होने जा रहा था तो वहां पे इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया? C++। It is of course also used in a wide range of other application domains, notable graphic programming। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये जो C++ प्रोग्रामिंग है AT&T ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की गई उनकी इंटरनल प्रोग्रामिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जब वहाँ पे उनकी नीड्स फुलफिल हो गई तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी C++ प्रोग्रामिंग यूज़ होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वैरायटी ऑफ रेंज के अंदर जितनी मल्टीपल एप्लीकेशन डोमेन्स हैं उनके बैक एंड पे C++ लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डोमेन्स का क्या मतलब है? जिस तरह हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फर्दर हम इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो लैब्स हैं उसमें आप देखें कि हम लोग MS ऑफिस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो MS ऑफिस भी एक एप्लीकेशन है। वो जो एप्लीकेशन ये जो सॉफ्टवेयर बना है उसके बैक एंड में भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिस तरह हम लोग गेम्स की बात करते हैं, गेम भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके अंदर जो हम लोग ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं, उसके बैक एंड पे भी हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बैक एंड पे भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होना शुरू हो गई, यानी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ठीक है, C++ सपोर्ट्स इनहेरिटेंस थ्रू क्लास डेरिवेशन। अब इस पॉइंट में एक इनहेरिटेंस का वर्ड यूज हुआ है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर क्लास। इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड इनहेरिट्स द ट्रेट्स ऑफ हिज हर पेरेंट्स। तो इनहेरेंट इसमें, अब इनहेरिटेंस में एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट होगा तो आपका चाइल्ड एग्जीक्यूट कर सकता है, पेरेंट नहीं होगा तो आपका चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय वर्चुअल क्लास फंक्शन। अब यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग की बात की जा रही है, तो जो आपका मेथड ओवरराइडिंग होता है
वो परफेक्ट एग्जाम्पल है डायनामिक बाइंडिंग की, बिकॉज बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस हैव सेम मेथड एंड इन दिस केस द टाइप if the object determines which method is to be executed. Student, here you can see that virtual class function. What is meant by virtual class function? A virtual class function is a member function that is declared within a base class and redefined by a derived class. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट डाउन कर लें, यहाँ पे जो डायनामिक बाइंडिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, डायनामिक बाइंडिंग को हम लोग लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं और डायनामिक बाइंडिंग को हम लोग रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। एंड डायनामिक बाइंडिंग इज अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल क्लास फंक्शन। यहाँ पे मैंने आपको C++ की ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई है। फर्दर आप इसकी हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप बुक कंसर्न कर लें, आप इंटरनेट के थ्रू भी C++ की हिस्ट्री को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन कंसेप्ट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप की गई और कैसे इस्तेमाल में आना स्टार्ट की गई। Okay students, now we will discuss the difference between C and C++ programming language. We will discuss the difference between C and C++ point by point. First point is C is procedural language and C++ is non-procedural language, that is object oriented language. अब यहाँ पे एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती हैं और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती हैं। तो सी जो है वो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और आपकी C++ जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज किसे कहते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। यूजर को ये चीज स्पेसिफाई करना होती है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्लियर। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, यूजर हैज टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू बट नॉट हाउ टू डू, क्लियर। यानी नॉन प्रोसीजरल के अंदर क्या करना है ये तो कंसर्न है, लेकिन कैसे करना है ये कंसर्न नहीं है। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज टॉप डाउन अप्रोच इज यूज्ड इन प्रोग्राम डिजाइन और C++ के अंदर बॉटम अप अप्रोच अडॉप्टेड इन प्रोग्राम डिजाइन। अब यहाँ पे दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है वो क्या चीज़ है और जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस यूज हो रही हैं। जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो इट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड अंडरस्टैंडेबल चंक्स, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं और उनके चंक्स बना देते हैं ताकि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे सॉल्व होगा। बिग प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं, चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर। वाइल इन बॉटम अप अप्रोच वी फर्स्ट focuses on solving the smaller problems at the fundamental level and then integrating them into a whole and complete solution। और बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स के ऊपर एट फंडामेंटल लेवल, यानी बेसिक लेवल के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चंक्स बने हुए हैं, इनको हम आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद हमने जब इनको कंबाइन किया है तो हमारे पास एक होल सिस्टम बन गया, ठीक है। और वो जो है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज multiple declaration of global variables are allowed and in C++ language multiple declaration of global variables are not allowed।
अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। Global variables are defined outside of all the functions, usually on top of the program. The global variables will hold their value throughout the lifetime of your program. A global variable can be accessed by any function. ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल्स का मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर आप मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज के अंदर आप मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स को अलाउ नहीं करते। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल का आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट ये बता दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल जो हैं वो हमेशा डिफाइन किए जाते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन से बाहर वेरिएबल डिफाइंड होंगे उनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज C requires all the variables to be defined at the starting of a scope. While in C++ language, C++ allows the declaration of variable anywhere in the scope, that is, at the time of its first use. C लैंग्वेज के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपने जो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं वो हमेशा स्कोप से पहले डिफाइन करने हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज के अंदर हमें क्या एडवांटेज है कि आप वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर करेंगे वो आप स्कोप के अंदर किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जब आपने उस वेरिएबल को फर्स्ट टाइम यूज करना है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, वो ये है कि यहाँ पे वेरिएबल डेफिनेशन की बात हो रही है और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हो रही है। क्लियर? तो सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल डेफिनेशन है वो हमेशा स्कोप से पहले होगी, और C++ के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आप एनीवेयर इन द स्कोप, किसी भी जगह आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज इन C M एलोकेशन पैरेंथेसिस यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है जहां पे पैरेंथेसिस आ जाएं वेरिएबल नेम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका फंक्शन है। एंड C एलोकेशन, फंक्शंस आर used for memory allocation and free function for memory deallocating. अब C लैंग्वेज के अंदर बताया गया है कि हमारे पास मेमोरी एलोकेशन के लिए दो फंक्शन यूज होते हैं, दैट इज M एलोकेशन एंड C एलोकेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि मेमोरी एलोकेशन क्या चीज होती है। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए C लैंग्वेज के अंदर हम लोग दो फंक्शन यूज करेंगे, वो हैं M एलोकेशन एंड C एलोकेशन। एलोकेशन का ये मतलब है कि आपका जितना भी डेटा है जो मेमोरी आपको एलोकेट कर दी गई है उस मेमोरी के अंदर वो स्टोर होता रहेगा। सेकंड जो इसमें बताया गया है मेमोरी डी एलोकेशन। मेमोरी डी एलोकेशन का क्या मतलब है कि डेटा आपका उस वक्त तक रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, डी एलोकेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और अब आप उस डेटा को यूज नहीं करना चाहते तो मेमोरी जो है ऑटोमेटिकली उस डेटा को क्या कर दे? वॉश आउट कर दे। क्लियर? इसको बोलते हैं मेमोरी डी एलोकेशन। और इसके लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज फ्री फंक्शन। ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फ्री और इसके साथ पैरेंथेसिस आ गई है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? फ्री फंक्शन। अब अगर मैं आपको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन की डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो देखें, आप जब क्लास कंडक्ट करने के लिए आते हैं, सपोज हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास है 11 बजे रूम नंबर 501 के अंदर। रूम नंबर 501 जो था वो एम्प्टी था। ठीक है, 11 बजे तक। तो जैसे ही 11 बजे उसके अंदर 50 चेयर्स पड़ी हुई थी, 11 बजते ही आप जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज 40 स्टूडेंट्स जो हैं आज प्रेजेंट हैं, तो वो वन बाय वन
चेयर्स पे आके बैठ गए हैं। तो टोटल हमारी कैपेसिटी 50 की थी, 40 स्टूडेंट्स जब आके बैठ गए हैं तो इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कि आपकी 40 चेयर्स जो हैं वो 40 स्टूडेंट्स को एलोकेट कर दी गई हैं। हमारी 90 मिनट्स की क्लास हुई है। जैसे ही हमारी क्लास खत्म हुई है तो क्या हुआ है, अब आपकी क्लास किसी और रूम में थी तो स्टूडेंट्स चेयर से उठकर उस रूम से एग्जिट कर गए। ठीक है, तो दोबारा आपकी चेयर्स जो हैं क्या हो गई हैं, एम्प्टी हो गई हैं। इसको बोलते हैं मेमोरी डी एलोकेशन। ठीक है, कि दोबारा आपको मेमोरी की स्पेस जो है फ्री मिल चुकी है। तो आई होप सो अब आपको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन की एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग। ठीक है, तो अब आप ये लोग मेक श्योर कर लें कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं वो है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जब भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग जो ऑपरेटर यूज करेंगे दैट इज न्यू ऑपरेटर। और जब हम लोग मेमोरी डी एलोकेशन की बात करेंगे तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो ऑपरेटर यूज करेंगे वो कौन सा ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर। तो अब आपको ये तमाम डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये वो मेन डिफरेंसेस थे जो मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन कर दी गए हैं, ताकि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है तो आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि एक चीज होती है प्रोग्राम और एक चीज होती है सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है तो आप लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखें, प्रोग्राम में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सॉफ्टवेयर में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक को हम प्रोग्राम बुला रहे हैं और एक को हम लोग सॉफ्टवेयर बुला रहे हैं। तो इसका सिंपल मैं आपको डिस्टिंग्विश करने का वे बता देता हूँ। कोई भी अगर आपसे पूछे कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है तो प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब है लाइन ऑफ कोड। अब वो 10 लाइन ऑफ कोड्स भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, लेकिन वो जो तमाम इंस्ट्रक्शन है वो एक प्रोग्राम के अंदर ही है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यानी सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स एम्बेड कर दिए गए हैं, इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तब जाके आपका क्या बनता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनता है। तो आई होप सो अब आपको ये जो सिंपल डिफरेंस है ये प्रीटी क्लियर हो चुका होगा कि सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला यूजेज ये है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स ने यूज किया किस में, टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मींस यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस थी वो जो बनी उसके बैक एंड पे जो कोडिंग यूज की गई दैट वाज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सेकेंड यूजेज इज इट इज यूज टू क्रिएट जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो जेनेरिकली हम सब यूज कर रहे होते हैं। अब आप एग्जांपल ले लें एमएस ऑफिस की। ठीक है, एमएस ऑफिस आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं, कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। तो जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको तमाम डोमेन, तमाम कम्युनिटी, तमाम पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब आप थर्ड पॉइंट को देखें,
यूज टू बिल्ड ड्राइवर्स फॉर वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस। अब देखें हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड ले लें आप, माउस ले लें, प्रिंटर ले लें, मॉनिटर ले लें, सीपीयू ले लें, ये तमाम हमारी क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। हर डिवाइसेस का अपना ड्राइवर होता है, ठीक है। आप डिवाइसेस को यहाँ पे मॉड्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका कीबोर्ड है ना, उसका एक अपना डिवाइस ड्राइवर है। कीबोर्ड में जब आप डेटा इनपुट करते हैं तो डेटा इनपुट करने के बाद जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो नजर आ रहा होता है, जाहिर बात है जो डेटा इनपुट किया है इसके बैक एंड पे कोई ना कोई कोडिंग हुई हुई है ना, ये कीबोर्ड का अपना डिवाइस ड्राइवर है। तो कीबोर्ड के डिवाइस ड्राइवर के बैक एंड पे जो कोडिंग यूज हुई है वो है C++ लैंग्वेज। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कीबोर्ड या जितनी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनके बैक एंड पे C++ लैंग्वेज यूज हुई है, और भी लैंग्वेजेस यूज हुई हुई हैं, लेकिन आपको समझाने का पर्पज ये है कि एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है कि कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर भी हम लोग C++ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, यानी हर डिवाइस के अगेंस्ट उसका डिवाइस ड्राइवर है, और डिवाइस ड्राइवर के बैक एंड पे क्या है, कोडिंग यूज हुई है, और वो कोडिंग जो है वो आपकी C++ लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। अब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सर्वर साइड पे यूज हो रहे होते हैं, और कुछ हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं। आपको पता होंगे कि एक क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा होता है कि आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी डेटा मॉडिफाई, डिलीट या अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी आपके पास एक्सेस राइट्स नहीं है। लेकिन जब हम सर्वर साइड की बात करते हैं तो सर्वर साइड के ऊपर आप मॉडिफिकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम एक्सेस राइट्स दिए गए हैं, उन एक्सेस राइट्स को आप यूज करते हुए कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सर्वर्स हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर जो बने हैं उसके बैक एंड में भी C++ लैंग्वेज यूज हो रही है, और अगर हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की बात करते हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनके भी बैक एंड पे C++ लैंग्वेज यूज हुई है। लास्ट, यूज इन द क्रिएशन ऑफ वीडियो गेम्स, ठीक है। आप देखते हैं कि जो वीडियो गेम्स हैं उसके बैक एंड पे भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाती है। तो बहुत सी ऐसी वीडियो गेम्स हैं जिनके बैक एंड पे C++ लैंग्वेज यूज हो रही है। तो आई होप सो अब आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि C++ लैंग्वेज की क्या अफादियत है, हम लोग इसे कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं। Okay students, now we will talk about some advantages of C++. C++ is relatively low level and is a system programming language. इसमें एक टर्म यूज की गई है सिस्टम प्रोग्रामिंग। What does system programming mean? System programming involves designing and writing computer programs that allow the computer hardware to interface with the programmer and the user, leading to the effective execution of application software on the computer system. अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपस में ये जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि C++ जो है वो आपकी रिलेटिवली लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। इट हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी। व्हाट डज इट मीन? लार्ज कम्युनिटी का क्या मतलब है कि C++ लैंग्वेज जो है इसकी कम्युनिटी बहुत वास्ट है, यानी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स और बहुत से लोग जो हैं वो C++ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं,
ठीक है। थर्ड पॉइंट इज it has a relatively clear and mature standard because C++ has function libraries, supports exception handling, and it can be developed in multiple integrated development environments. अब यहाँ पे बात की गई थी it has a relatively clear and mature standard. What does it mean? It means C++ makes it a strong programming language and able to support a wide variety of applications. Next advantage is modularity. Modularity is the degree to which a system's components may be separated and recombined, often with the benefit of flexibility and variety in use. Modularity facilitates upgrades, adaptations, modifications, and product assembly and disassembly. It also increases product variety, enables economies of scale, and reduces production time. Next advantage is reusability and readability. अब रीयूजेबिलिटी को यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग के और कोड के लिहाज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. रीयूजेबिलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग कोड फॉर अ न्यू फंक्शन और सॉफ्टवेयर. बट इन ऑर्डर टू रीयूज कोड, दैट कोड नीड्स टू बी हाई क्वालिटी एंड दैट मीन्स इट शुड बी सेफ, सिक्योर एंड reliable. And the next term is readability. Code readability is one of the most important qualities of good code. If code is easy to read, it will be easy to understand, which makes it easy to debug, maintain, and extend. Okay, now we will talk about some disadvantages of C++ language. First disadvantage is data is global or local. In computer programming, a global data is a data with global scope, meaning that it is visible throughout the program unless shadowed. The set of all global data is known as the global environment or global state. तो ग्लोबल डेटा का डिसएडवांटेज क्या है कि ग्लोबल डेटा आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या है, विजिबल रहता है. ठीक है, कि मतलब अगर किसी ने भी आपका डेटा एक्सेस कर लिया है तो उस डेटा के अंदर जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो विजिबल हैं, तो आपका डेटा इस टर्म में सिक्योर नहीं रहा. नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकल डेटा. Local data is accessible only from within the program in which the local data is declared. Local data is not visible or accessible to any program outside of the one where it is declared. तो लोकल डेटा सिर्फ उन लोगों को एक्सेसिबल होगा प्रोग्राम के अंदर जहां पे आपने लोकल डेटा डिक्लेयर किया हुआ है. अदरवाइज बाकी जो भी हैं उनको लोकल डेटा एक्सेसिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्फसाइजेस ऑन इंस्ट्रक्शन बट नॉट ऑन डेटा. ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि C++ के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, C++ के अंदर हम लोग डेटा पास नहीं करवा रहे होते. क्लियर? तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है. यानी अगर आपके पास एक बिग डेटा पड़ा हुआ है और आप उसको कोड के अंदर एम्बेड करवाना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकेगा. उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डेटा पे जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना है वो आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करेंगे. तो अब आपके पास बिग डेटा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं वो मल्टीपल होंगी, उसमें आपका 1000 लाइंस ऑफ कोड भी आपका जनरेट हो सकता है. थर्ड डिसएडवांटेज इज इट कैन बी जनरली हैवी इफ नॉट केयरफुल. अब इसका मतलब क्या है
कि कोड के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी तो जब आपका कोड रन होगा तो वो आपके सिस्टम को हार्ट भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोड के अंदर कोई लूप डिफाइन कर दिया है और लूप के अंदर आपने कोई लिमिट नहीं रखी, वो इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा है लूप, तो क्या है, आपका जो कंपाइलर है उस लूप को टर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो जब उस लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं होगी और आपका सिस्टम भी क्या है, हाल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने सही अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपने कोड लिखना है, कोड के अंदर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो करेक्ट होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस का जो सीक्वेंस है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। लास्ट पॉइंट इज डेटा इज ग्लोबल एंड ग्लोबल डेटा डजंट हैव सिक्योरिटी। हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि ग्लोबल डेटा जो होता है उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल डेटा के अंदर आपके एथराइज यूजर भी आ जाते हैं और आपके अनएथराइज यूजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जो अनएथराइज यूजर्स हैं अगर वो उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं तो वो आपका डेटा क्या है, वो आपका डेटा शेयर हो चुका है ना। शेयर होने का मतलब ये है कि मल्टीपल लोगों के साथ आपका डेटा शेयर जब हो जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी तो अब आपका वो डेटा सिक्योर नहीं रहा। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपका जो ग्लोबल डेटा होता है वो सिक्योर नहीं होता। सिक्योर क्यों नहीं होता? इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ इसका ये मतलब है कि आपका डेटा जो है वो शेयर्ड हुआ हुआ है। शेयर्ड मतलब मल्टीपल लोग जो है उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग लोकल डेटा की बात करें तो लोकल डेटा सिर्फ वही डोमेन ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं जो उसका पार्ट है। ठीक है, मतलब लोकल डेटा जो है वो अथराइज लोग यूज कर रहे हैं, जो यूजर नेम और पासवर्ड दे के उस डेटा को एक्सेस करेंगे, जस्ट वही डेटा को एक्सेसिबल कर सकते हैं, अदरवाइज अनअथराइज यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो C++ के अंदर हम लोग क्या है, ज़्यादातर ग्लोबल डेटा की बात कर रहे होते हैं। तो ग्लोबल डेटा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है सिक्योरिटी, कि ग्लोबल डेटा आपका सिक्योर नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं स्लाइड्स के अंदर। इसके अलावा आप लोग बुक को फॉलो करें तो वहाँ से आपको और भी डिसएडवांटेजेस नज़र आ जाएंगे। अगर आपको कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्लियर नहीं होता तो आप मुझे ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं वाया क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे क्लोज होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले C++ की हिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके बाद हमने C और C++ लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस देखे कि C में क्या डिफरेंस है और C++ लैंग्वेज के अंदर क्या एडवांसमेंट आई हैं, कौन कौन से फीचर्स न्यू आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने C++ लैंग्वेज के यूजेस देखे कि कहाँ पे हम लोग C++ लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने C++ लैंग्वेज के एडवांटेजेस देखे कि क्या फ़ायदे हमें मिल रहे हैं C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और उसके बाद फिर लास्ट में हमने C++ के डिसएडवांटेजेस देखे। ठीक है, कि जब हमने C++ लैंग्वेज यूज़ की तो कौन कौन से नुकसानात जो हैं वो हमें इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ग्लोबल डेटा वाला था, क्योंकि ग्लोबल डेटा आपका जो था वो सिक्योर नहीं था। सिक्योर क्यों नहीं था? क्योंकि तमाम लोग जो हैं ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आपका डेटा शेयर हो जाए तो उसमें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा फ्लॉ आ जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमने एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को देखा। फर्दर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन, ड्यूरिंग व्हाट्सएप,
और इसके अलावा आप लोग मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं उस लेक्चर के नीचे। उसके अलावा MS टीम्स के ऊपर आप पर्सनल चैट में भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप लाजमी पूछा करें ताकि आपको चीज़ें टाइम के साथ क्लियर हो जाएं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 2 आज हमारा यहीं तक था। फर्दर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।